साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। आपने समय दिया। देवनाथ सर, बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है क्योंकि लगातार डिफेंस में थिएटर कमांड की चर्चा बहुत तेज चल रही है और ऐसे कयास है कि आने वाले वक्त में थिएटर कमांड के तहत तीनों ही सेनाएं काम करेंगी। एक छतरी के नीचे तीनों सेनाओं को लाने की तैयारी है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं और मैं चाहूं कि देवनाथ सर मेरे दर्शकों को और मुझे समझाएं कि थिएटर कमांड का कंसेप्ट क्या है और कैसे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी एक साथ मिलकर काम करेंगी। क्या ये कंसेप्ट है सर? बड़े आसान शब्दों में समझाइए ताकि मुझे और मेरे दर्शकों को समझ आ सके साहब। हाँ राजेश, जब भी युद्ध होता है, चाहे हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, चाहे कोरिया युद्ध की बात करें, वियतनाम की बात करें, इराक में सद्दाम हुसैन के विरुद्ध युद्ध हुआ था, अभी बहुत भयंकर युद्ध यूक्रेन में चल रहा है और इजराइल में चल रहा है। जब भी युद्ध होता है आजकल उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो बात यह है कि सभी देश में नियम है कि एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि आर्मी की छोटी से छोटी जो यूनिट है, आर्मी में ऑपरेशनली सबसे छोटी यूनिट आप एक बटालियन को समझ लीजिए या ब्रिगेड को समझ लीजिए। उसके बाद आर्मी में ऊपर डिवीजन हेडक्वार्टर होते हैं, आमतौर पर एक डिवीजन में 3 ब्रिगेड होती है। उसके ऊपर समझिए कोर हेडक्वार्टर होती है, आमतौर पे एक कोर के नीचे एवरेज 3 डिवीजन होती है और उसके ऊपर समझिए कमांड हेडक्वार्टर होती है जिसे पश्चिमी भाषा में बोलते हैं आर्मी। तो किसी भी जैसे आर्मी लेवल पर यानी कमांड हेडक्वार्टर लेवल पर उनके नीचे 3 डिवीजन होती है। मजे की बात यह है कि ये जो शब्द है जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन, ये हम एयरफोर्स के जितने पायलट हैं, खासतौर से फाइटर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट और मिसाइल वाले, हम तो इसको अपने बचपन से सुन रहे हैं। मजे की चीज है कि एयरफोर्स ने हमेशा जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन पर जोर दिया। अभी नहीं जी, आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले से और एक ऑर्गेनाइजेशन थी भी, है भी। अगर आप किसी भी आर्मी वाले से पूछें, उनको शायद नहीं पता, लेकिन एयरफोर्स में हम सबको, जब हम पायलट ऑफिसर थे, फ्लाइंग ऑफिसर थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, तब से हमें पता है और हमने ऑपरेशनली काम भी किया है, ज्वाइंट ट्रेनिंग भी की है आर्मी के साथ, नेवी के साथ भी। होता यह है कि ऊपर से लेके नीचे तक हमारा एक पद्धति है जो कि आर्मी की मदद के लिए है, नेवी की मदद के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि जैसे आर्मी में एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर होता है, डिव हेडक्वार्टर होते हैं, वहां पर जीएलओ होते हैं, ग्राउंड लायजन ऑफिसर, आर्मी के मेजर साहब, कर्नल साहब। उनका एक काउंटर पार्ट एयरफोर्स के बेस में भी रहता है। हर एयरफोर्स बेस में अब पिछले 50 साल से 60 साल से एक आर्मी का जीएलओ रहता है, मेजर साहब, कर्नल साहब। चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो श्रीनगर हो, एयरफोर्स का कोई बेस हो, या दक्षिण में पूना हो जहां पे हमें नेवी की मदद करनी है, ये है। इसी तरह से ऊपर, उससे ऊपर जाएं तो हर एयरफोर्स में और आर्मी के साथ डिव लेवल पर एक टैक्टिकल एयर सेंटर होता है, हम बोलते हैं टैक। ये ऑर्गेनाइजेशन 50 साल, 60 साल, 70 साल से है। एयरफोर्स में टैक जो हैं काफी सारे हैं। अगर आप पाकिस्तान की सीमा लगा ले, 5-6 टैक हैं। अगर आप चीन का बॉर्डर लगा ले तो 7-8 टैक हैं, टैक्टिकल एयर सेंटर, जहां एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन साहब, एयर कमांडर साहब बैठते हैं आर्मी के अफसरों के साथ और बोलते हैं युद्ध में कैसे लड़ेंगे, कौन सा फाइटर कहां से आएगा, कौन सा हेलीकॉप्टर कहां से आएगा, अगर एयर ड्रॉप करना है तो उसका N-32 या L-76 या C-130J कहां से आएगा, ये सब है। इसी तरह से अगर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एयरफोर्स और आर्मी के बीच में कोर हेडक्वार्टर लेवल पर ज्वाइंट आर्मी एयर ऑपरेशन सेंटर चलते रहे हैं। 50 साल पहले थे, 60 साल पहले थे, 40 साल पहले। उसमें आर्मी का भी स्टाफ होता है, एयरफोर्स का भी स्टाफ होता है, वो मिलकर सोचते हैं कि कैसे एयरफोर्स और आर्मी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। था पहले भी। और तो और आर्मी का जो कमांड लेवल है,
जैसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न आर्मी कमांड, वेस्टर्न आर्मी कमांड, साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड, सदर्न आर्मी कमांड, नेवी का वेस्टर्न नेवी, नेवी का ईस्टर्न नेवी, सब जगह पर हमने एडवांस हेडक्वार्टर बनाए हुए हैं आर्मी के साथ। जैसे आर्मी के साथ एडवांस हेडक्वार्टर हमने बनाया हुआ है उधमपुर में। जितने भी जेएनके के ऑपरेशंस हैं, चाहे वो पूरब की तरफ हो जेएनके से या पश्चिम की तरफ हो, उधमपुर में एयरफोर्स के एक एयर वाइस मार्शल साहब बैठते हैं, उनके साथ आर्मी के भी ब्रिगेडियर मेजर जनरल बैठते हैं और वो निर्धारित करते हैं कि आर्मी कमांड लेवल पर, आर्मी कमांडर के लेवल पर कैसे युद्ध लड़। जैसे ईस्टर्न कमांड में शिलोंग में है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। तो ये तो पहले से ही थे, लेकिन पता नहीं कैसे एयरफोर्स को बिना बताए, मैं इस शब्द को यूज कर रहा हूं, आर्मी ने गवर्नमेंट को कन्विंस कर लिया कि पूरी एयरफोर्स को हमारे नीचे फंसा दो। अब बात यह है कि अगर आर्मी को एयर एसेट्स चाहिए तो 70 साल से 60 साल से आर्मी अपना हेलीकॉप्टर फ्लीट अलग से क्यों एयरफोर्स के अलग बना रही थी? जी बिल्कुल, ये भी पॉइंट जायज है। एयरफोर्स में हम हमेशा हेलीकॉप्टर उड़ाने में माहिर रहे हैं, 60 साल से 50 साल से। हमारे सारे एयरबेस में इंजीनियरिंग स्टाफ है, हेलीकॉप्टर है, स्पेयर पार्ट का प्रोविजनिंग सिस्टम काम कर रहा है। वो आर्मी के साथ बहुत बढ़िया काम कर रही थी 70 साल पहले, 60 साल पहले। तो फिर पिछले 40 साल, 30 साल, 20 साल से आर्मी अपने हेलीकॉप्टर लेके अलग क्यों क्यों भाग गया? अगर आर्मी को जॉइंटनेस की और इंटीग्रेशन की इतनी प्रॉब्लम थी तो हेलीकॉप्टर वो एयरफोर्स के पास छोड़ देते। उन्होंने लड़ लड़ के सरकार को कन्विंस करके अपना आर्मी में इतना बड़ा हेलीकॉप्टर फ्लीट क्यों। देखो वो ध्रुव आता है, अभी अपेची हेलीकॉप्टर है, और सेम ध्रुव हेलीकॉप्टर और सेम अभी अपेची हेलीकॉप्टर आर्मी ने लड़ के 6 ले लिए हैं। क्या जरूरत थी? अगर आर्मी सोचती है ज्वाइंटनेस करो, इंटीग्रेशन करो, तो हमारे पास एयरफोर्स के पास 12 या 24 अपेची हेलीकॉप्टर थे। अब आर्मी ने 6 अलग क्यों ले लिए? हमारे पास एयरफोर्स के पास छोड़ देते, हम मिलके इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस में लड़ाई करेंगे। और इसका सिस्टम 70 साल से, अंग्रेजों के जमाने से है। जैसे मैंने बोला कि विंग लेवल पर जीएलओ होता है, डिव लेवल पर अटैक होता है, टैक्टिकल एयर सेंटर, कोर हेडक्वार्टर लेवल पर जॉइंट आर्मी एयरफोर्स सेल होती है, आर्मी हेडक्वार्टर लेवल पर एडवांस हेडक्वार्टर होता है। तो मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, मैं बीच में टोक रहा हूं माफी के साथ, लेकिन सर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने रेस किया है ये, कि एविएशन कोर तो आर्मी के पास अलग से है। क्या होगा अगर थिएटर कमांड जब बनेगी उसका, और नेवी के पास खुद के पायलट्स हैं, नेवी के पास भी खुद के एयरक्राफ्ट है, मिग-29 को उड़ाते हैं, राफेल एम आने वाला है। राजेश, नेवी के साथ का भी मैं बताता हूं। नेवी के जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर थे, अब मैं सच बात बताता हूं, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है। नेवी के पास जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर थे, पहले आईएनएस विक्रांत से ही शुरू करते हैं, 40 साल पहले 1971, तब से लेके आज तक उसमें हवाई जहाज कितने थे? पहले एक जमाना था एलिजे था, फिर सीहॉक आया, करते 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 अब मिग-29 है नेवी के पास। कितने थे? कभी भी 12 से ज्यादा नहीं, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है। तो नेवी जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ये 6 या 12 जहाज को लेके एयर एफर्ट क्या जनरेट कर सकती है। एक शब्द है कि आपके पास कितने जहाज हैं, 6 हैं, 12 हैं, एक फाइटर स्क्वाड्रन पे आमतौर पे 18 होते हैं, उसमें से आप आज कितने उड़ा सकते हो? तो नेवी के पास समझो 18 जहाज हैं, उसमें से वो 12 जहाज क्या एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा सकते हैं? ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, गूगल करके देख लीजिए। नहीं तो बाकी एयर एफर्ट कहां से आती है? समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं नेवी का ही। कल नेवी को हमला करना है कराची पर, या कल नेवी को घेरना है ग्वादर को, तो क्या हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है विक्रमादित्य या विक्रांत, ये क्या कराची के बाहर और ग्वादर के बाहर जाके खड़ा हो जाएगा और अपने जो 6 मिग-29 है उससे वो क्या कर लेगा वो कराची का या ग्वादर का? मैं क्योंकि फौज में था, फौजी भाषा में बात कर रहा हूं, सिविलियन भाषा में बात कर रहा हूं।
दूसरी जी चीज, अगर मैं जी आपको एक बताता हूं, अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा विक्रांत है या विक्रमादित्य है, वो कराची के अरब सागर में चला जाता है, उत्तरी अरब सागर में चला जाता है, उसके जो 6 जहाज है ना MiG-29, वो तो अपनी फ्लीट को ही जी पाकिस्तानी जहाज से एयर डिफेंस देते देते एयर डिफेंस रोल में ही खप जाएंगे। जी ये हमें 1971 में जो विक्रांत ने किया था ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, विक्रांत ने जो हमला किया था कॉक्स बाजार पे चट्टग्राम से, उससे नहीं हमें तुलना करनी चाहिए, क्योंकि 71 के युद्ध में विक्रांत कॉक्स बाजार पे और चट्टगांव पे हमला कर सका क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की जो ईस्टर्न एयरफोर्स थी ना, ईस्टर्न पाकिस्तान में, हमने पहले दिन की लड़ाई में उनको खत्म कर दिया था। ओके तो विक्रांत जब ऑपरेट कर रहा था चट्टगांव के खिलाफ या कॉक्स बाजार के खिलाफ 1971 में, उनको पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाकू जहाजों से कोई खतरा नहीं था। और विक्रांत में ठीक है जो भी एलिजे था या जो भी उस जमाने में सीकॉक थे, वो जाते थे बिना किसी डर के जाते थे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में उनकी एयरफोर्स हमने 24 घंटे में खत्म कर दी थी, जाके रॉकेट ठीक मारते थे, बॉम्ब कर। ऐसा अभी नहीं होगा। जब ठीक है हमारा एयरक्राफ्ट, तो ये नेवी क्यों, तो हम करते क्या थे, हमने हमारी एयरफोर्स को रखा हुआ है नलिया में। मैं बता देता हूं ओपन सोर्स, हमने अपनी एयरफोर्स को रखा हुआ है जामनगर में, हमने हमारी एयरफोर्स को रखा है पूना में। और जब भी नेवी को जी जरूरत हो, 40 साल से 50 साल से नेवी को जरूरत पड़ती थी, वहां मैरीटाइम एयर ऑपरेशन बोल के संगठन है, गूगल कर लीजिए, वो एक फोन मारते हैं जी एयरफोर्स को, और एयरफोर्स के जो विमान है, चाहे जगुआर हो कुछ भी हो, वो पूना से जी या जामनगर से या भुज से या नलिया से टेक ऑफ करते हैं नेवी की मदद के लिए। ठीक है दो चीज हम नेवी को करते हैं, एक तो नेवी को पाकिस्तान एयरफोर्स से अरब सी में बचाना। कल लड़ाई ठीक होगी, है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर चला जाएगा अरब सागर में, वहां से पाकिस्तान जी एयरफोर्स के 6 या 12 जहाज आ जाएंगे विक्रांत को हवाई हमले पे, लॉन्ग डिस्टेंस एक्सोसैट मिसाइल करके विक्रांत को डुबाने। नेवी की जी जो 6 MiG-29 है, वो तो वहीं पे एयर टू एयर कॉम्बैट में ही खप जाएंगे। तो बिल्कुल पॉइंट है विक्रांत के पास ऑफेंसिव एक्शन यानी बम गिराने के लिए कराची पर या ग्वादर पे बम गिराने के लिए विक्रांत के पास बाकी जहाज कहां बचे, जी तो वो एयरफोर्स करेगी। कल जी अगर वहां पे कराची से पाकिस्तान के नेवी के 6 फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर या क्रूजर आ जाते हैं समुद्र में लड़ने के लिए, तो जब वो हमारे विक्रांत से 400 किलोमीटर दूर है, विक्रांत से 300 किलोमीटर दूर है, विक्रांत से 200 किलोमीटर दूर है, उनको कौन डुबाएगा? इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स टेक ऑफ करेगी पूना से, ओपन सोर्स है, ठीक जामनगर से, भुज से, जी नलिया से, और हम पाकिस्तान की जो नेवी के शिप हैं, जब वो विक्रांत से 400 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है, हमको डुबा देंगे। तो ये, जी मैं ये बता रहा हूं कि युद्ध में आर्मी नेवी एयरफोर्स को एक साथ लड़ना पड़ता है, कि लेकिन ये जो युद्ध भविष्य में एयरफोर्स का युद्ध है, ये बिल्कुल बिल्कुल भारत सरकार को कोई बोल नहीं रहा है। अभी आप देख लो, जब सद्दाम हुसैन और अमेरिका की लड़ाई हुई थी 91 93 में, और पहले 1 महीने तक सिर्फ यूएस एयरफोर्स बॉम्बिंग कर रही थी इराक की, यूएस की जी आर्मी कहीं नहीं थी, वो सऊदी अरेबिया में पिकनिक मना रही थी ऑन ग्राउंड, यूएस आर्मी। ठीक है मैं जो पॉइंट कर रहा था एक कि बड़ी इजराइल अच्छी बातें की, आपने की इजराइल की बात आप देख लो, इजराइल की इसमें पहले 1 महीने तक, पहले 2 महीने तक आईडीएफ की जो आर्मी थी इजराइल की, वो तो जी इजराइल में ही बैठे थे। पहले बिल्कुल 1 महीने, पहले 2 महीने तक लगातार गजा पे, खान यूनिस पे कौन बॉम्बिंग कर रहा था? या तो इजराइल की एयरफोर्स या बिल्कुल हवाई हमले थ्रू जो भी है, आरपीवी या क्रूज जो भी है। इजराइल की आर्मी तो पहले 2 महीने तक इजराइल में ही बैठी थी। ठीक है एक पॉइंट और है क्योंकि तमाम लोगों से बात हो रही है, तमाम चीजों को मैं पढ़ रहा हूं, तो एयरफोर्स ऑफिसर्स को, एयरफोर्स को काफी ऐतराज है थिएटर कमांड पर। बाकी लोग तैयार हैं, नेवी तैयार है, आर्मी तो भी तैयार हो चुकी है। एयरफोर्स के कुछ पॉइंट ऐसे भी आए जिसको लेकर मैं थोड़ा सा अचंभित था। एक एक्सपर्ट एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर थे जिनको मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि पहले एयरफोर्स के जो रिक्वायरमेंट हैं आप पहले उनको तो पूरा कीजिए। आप उन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ है
उसको आप बांट देना चाहते हैं। क्या राजेश, प्रॉब्लम क्या सर एयरफोर्स के सामने? बहुत सही क्योंकि है। सही तो होगा ना, दुनिया छतरी के में नीचे आप सारे बैठेंगे, एक साथ लड़ेंगे। दुनिया में जिसने भी थिएटर कमांड बनाई है उसका एक वजह है। चीन ने थिएटर कमांड बनाई है क्योंकि अक्साई चीन और ताइवान के बीच में 5,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जो ताइवान में उन्होंने हवाई जहाज लगा दी वो अक्साई चीन नहीं आ सकते, जो अक्साई चीन में पीएलए की एयरफोर्स ने हवाई जहाज लगा दिया वो ताइवान में नहीं जा सकते। अमेरिका ने थिएटर कमांड खोली है यूरोप में या जहां पर भी पैसिफिक में, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के जो जहाज हैं एयरफोर्स के, जो अमेरिका में हैं, वो यूरोप में जाके लड़ नहीं सकते। अमेरिका ने थिएटर कमांड बना दिया सेंट्रल कमांड में क्वातार के पास। क्वातार के जहाज जाके नेटो की लड़ाई यूक्रेन में नहीं लड़ सकते, 4,000 किलोमीटर दूर है। उनके ज्योग्राफी, उन्होंने थिएटर कमांड बनाए क्योंकि ज्योग्राफिकली बहुत दूर दूर है। पैसिफिक में उन्होंने बना दिया अपना एक थिएटर कमांड, पाकिस्तान को, चीन को ताइवान में देखने के लिए, साउथ चाइना सी में देखने के लिए उन्होंने गोवा में बहुत बड़ा थिएटर कमांड टाइप बनाया हुआ है। क्योंकि यूएस एयरफोर्स जो यूएसए में है वो यूएसए से टेक ऑफ करके चीन तक या ताइवान तक नहीं जा सकती बॉम्बिंग करने, तो उन्होंने एयरफोर्स बांट दी है। बीच में डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर का है। इंडियन एयरफोर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी एयरफोर्स में जो जहाज अंबाला में है वो अंबाला से टेक ऑफ करेगा, अक्साई चीन में भी बमबारी करेगा। हमारा जो जहाज है वो अंबाला में है, वो अंबाला से टेक ऑफ करेगा, वो पश्चिम में जाकर सरगोदा पे भी बॉम्बिंग कर सकता है। तो उसको क्यों बांट रहे हो? हमारा जो जहाज है, मैं नाम ले ही लेता हूं, पहले कैनबरा थे, अभी हमारे जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर बहुत बढ़िया है सुखोई 30, समझिए वो उत्तर प्रदेश में कहीं पे बेस में डिप्लॉयड है। मैं नाम ले ही लेता हूं, ओपन सोर्स है गोरखपुर। वो गोरखपुर से टेक ऑफ करके सिक्किम में भी बॉम्बिंग कर सकता है, अक्साई चीन में भी बॉम्बिंग कर सकता है। गोरखपुर से वही कमांडर, आप उस बेस कमांडर की सोचो ना, वो गोरखपुर से अपने सुखोई 30 लेकर वो पश्चिम में जाकर लाहौर पर और इच्चोगिल कैनल पे भी बॉम्बिंग कर सकता है, छम जोरिया पे बॉम्बिंग कर सकता है। तो आप गोरखपुर के कमांडर को आधा आपने दे दिया चीन की तरफ कि भाई चीन वाला थिएटर कमांडर, और आधा आपने दे दिया पश्चिम में पाकिस्तान वाला थिएटर कमांडर जो जयपुर में बैठेगा, सारी इंफॉर्मेशन। तो आप कंफ्यूजन देखिए। आज श्रीनगर में जो कमांडर है, अवंतीपुर में जो कमांडर है, उधमपुर में जो एयरफोर्स स्टेशन का कमांडर है, जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन का कमांडर है, पठानकोट का एयरफोर्स स्टेशन का कमांडर है। मैं तो, आप तो जम्मू के रहने वाले हो, पठानकोट का जो कमांडर है, आदमपुर का कमांडर है, ये सारे हलवारा का कमांडर है, ये सब वहां से टेक ऑफ कर करके श्रीनगर, अवंतीपुर, पठानकोट, आदमपुर से टेक ऑफ करके ये लोग हमला कर सकते हैं अक्साई चीन में भी। थिएटर कमांडर चीन वाला युद्ध के टाइम में टेक ऑफ करके जाके उधर किशनगंगा को टेक ऑफ करके मुजफ्फरनगर पे भी बॉम्बिंग कर सकते हैं, पीओके पे भी बॉम्बिंग कर सकते हैं। तो आप उधमपुर, अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, इनको आधा आधा, क्या आप आज समझ लीजिए जम्मू को आपने डाल दिया या पठानकोट को आपने डाल दिया पाकिस्तान वाले थिएटर कमांड में, वो क्या युद्ध होने पर अक्साई चीन के थिएटर कमांडर को मदद नहीं करेगा? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ये चीज आर्मी वालों को समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको छोटा सा ऐसा देता हूं, हमारी ईडब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हमारे पास महज गिने गिने 4 जहाज हैं। इन 4 जहाजों को हमने मध्य भारत में रखा हुआ है या दक्षिण भारत में रखा हुआ है। एयरफोर्स पॉलिसी बहुत क्लियर है। जब भी वो ईस्टर्न कमांड का वो फोर्ट विलियम से फोन करता था, हम उसको दे देते हैं ये ईडब्ल्यू एसेट, जाओ जाके तवांग में लड़ाई करो, तवांग में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करो। और जब भी फोन आएगा, आता था पहले सदर्न कमांड के ऑफिस से या स्वैक के साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड के ऑफिस से या वेस्टर्न कमांड आर्मी, वो कि भाई जैमिंग करनी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान बॉर्डर, वो हमारे ईडब्ल्यूएस तो महज जुम्मा 4 या 6 हैं, वो दक्षिण भारत से, मध्य भारत से जाके पाकिस्तान। यानी जो ईडब्ल्यूएस जो वो पायलट, हवाई जहाज और उसका जो कमांडर है, जैसे आप लोगों के यहाँ जैसे आर्मी के ब्रिगेड कमांडर होते हैं, हमारे यहाँ एयर ऑफिसर कमांडर होते हैं, एयर कमोडोर, वो आप उसको कैसे आधे उसके दिमाग को एओसी जो जिसको बोलते हैं, ग्वालियर का मैं नाम ले लेता हूँ, 2000 ग्वालियर में है, 3 स्क्वाड्रन है गूगल में, वो तीनों बेचारे एक एयर कमोडोर के नीचे ग्वालियर में है, 3 स्क्वाड्रन है, कोई ज्यादा भी नहीं है।
क्या ग्वालियर को आप किसके नीचे रखोगे? थिएटर कमांडर चाइना वाले के नीचे, या ग्वालियर में जो ये 3 विराज आप उसको किस, हम कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन जो वर्टिकल होते हैं ना, इसमें वर्टिकल शुड बी वेरी क्लियर। ये किसी भी मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक थीम है कि 2 वर्टिकल बहुत क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। दो वर्टिकल के बीच में कोई एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन या ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो सिविल में, मैनेजमेंट में सिखाते हैं, फौज में तो हमारे को हमेशा मालूम है। आप अगर एक आर्टिलरी का मैं आर्टिलरी की तोपखाने की बात करता हूं, आरटी का एक तोपखाना सीओ साहब के नीचे समझो 18 गन है, वो एक कोर कमांडर के नीचे लड़ाई करती है। ऐसा नहीं है कि आधा उसके 18 तोपों में से 6 या 9 तोपों को आपने बाएं वाले कोर कमांडर 19 को दे दिया और आधा आर्टिलरी या 9 तोपे आपने दाएं वाले कोर कमांडर 21 कोर को दे दिया। होता है मेरे सवाल में जी तो एक और एक मिनट, एओसी ग्वालियर की आप सोचिए ना, एओसी ग्वालियर किसको सलाम मारेगा? एओसी ग्वालियर जो है अपने मिराज 2000 में, उसके बाद जुमा जिन थोड़े से हैं, अगर वो पाकिस्तान में, मैं बताता हूँ एयर हेडक्वार्टर अब तक क्या करती थी। सुबह लड़ाई हुई ग्वालियर एयर हेडक्वार्टर, आर्मी की एयर हेडक्वार्टर हमेशा आर्मी की बात सुन के ही लड़ाई प्लान करता है। ये 65 में भी था, 71 में भी था, 99 में भी था। आर्मी हेडक्वार्टर बोलते हैं भाई सुबह लड़ाई होगी गुजरात में, राजस्थान में, तो ये ग्वालियर चले जाते से मिराज 2000 जाकर राजस्थान में अटैक करेंगे। राजस्थान में जो भी पाकिस्तानी ग्राउंड अटैक है, पाकिस्तान वाले घुस गए समझिए जहां पर भी रन ऑफ कच्छ में घुस गए, वहां अटैक करेंगे। जैसलमेर के आगे पाकिस्तानी वहां घुस गए, तो ये मिराज 2000 जाके सुबह वहां, और समझिए शाम को खबर आई कि नहीं छम जोरिया में या अब भविष्य में अक्साई चिन्ह में लड़ाई है, तो वो ग्वालियर से टेक ऑफ करके छमजरिया जाएंगे, अटैक वहां करेंगे शाम को, जैसे बालाकोट में किया था रात को। और अगर चाइना भी आ गया तो फिर वो रात के 2 बजे वाली स्ट्राइक, आजकल तो थर्मल पे होती है, इंफ्रारेड पे होती है, और रात के 2 बजे जाके वो अक्साई चिन्ह में गलवान में हमला करेंगे। लेकिन अगर आपने इसको बांट दिया तो वो बेचारा कमांडर तो सोचता रहेगा कि मैं चाइना वाले थिएटर कमांडर को सलाम, मेरी रिपोर्ट कौन लिख रहा है? ग्वालियर का एयर कमांडर कमोडोर है, उसका इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इनिशिएटिंग अथॉरिटी कौन है? थिएटर कमांडर उस तरफ चीन वाला है, पाकिस्तान वाला। अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, सुखोई 30 हमने तंजावुर में लगा दिए हैं नेवी की मदद के लिए। समझो नेवी का जो मामला है वो ठंडा पड़ा है, अरब सागर में, बे ऑफ बंगाल में कुछ हो नहीं रहा। तो ये सुखोई 30 चाइना के साथ टेंशन है। ये सुखोई 30 जो तंजावुर में हमने 2 स्क्वाड्रन डिप्लॉय किए, ब्रह्मोस लेस करके, अभी ओपन सोर्स है, गूगल में है। तो क्या अगर समुद्र में शांति है, अरब सागर में, हिंद महासागर में, तो हम ये तंजावुर में छोड़ देंगे इनको अगले 15 दिन 30 दिन के लिए? नहीं, इनको एयरफोर्स एयर हेडक्वार्टर इंडक्ट करेगी। चाहे आप पाकिस्तान के विरुद्ध गुजरात में इंडक्ट करें, चाहे पाकिस्तान के विरुद्ध आप इनको छमजोरिया में इंडक्ट करें, या श्रीनगर में आगे जाके नीलम घाटी क्रॉस करके गिलगित हुंजा में अटैक करें, या अक्साई चिन में अटैक करें, या आप जाके सिक्किम में और तवांग में अटैक करें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो एयर हेडक्वार्टर की थी, इसको आप टुकड़े टुकड़े करके फ्लेक्सिबिलिटी को किल कर रहे हैं। ठीक है, और इसका नुकसान होगा। बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि लंबा वीडियो खींच गया है, बस एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट में समझाइएगा। एक चीज तो साफ है कि अब फुल फ्लैश वार नहीं होगा। जो आंकलन किया जा रहा है, माना जा रहा है कि लिमिटेड वॉर होगा, छोटा वॉर होगा। अगर जो तवांग में है वो तवांग तक सीमित रहेगा, अगर नाथुला में है नाथुला तक सीमित रहेगा, या फिर गलवान में है तो गलवान तक सीमित रहेगा। यहाँ पर क्योंकि अगर आप थिएटर कमांड बना रहे हो तो नेवी भी आपके साथ आएगी, एयरफोर्स भी आएगी। अगर इन जगह पे वॉर होता है तो फिर नेवी का क्या काम होगा? मैं समझ नहीं पाया इस चीज को। हाँ, ऐसा है राजेश, अगर पाकिस्तान के साथ होता है फिर नेवी का बहुत क्लियर कट रोल है, कराची ग्वादर वहीं पे उनको रोक लो, उनको बॉम्बे की तरफ मत आने दो, या कोची की तरफ मत आने दो, ठीक है? उसमें नेवी काम करेगी, एयरफोर्स काम करेगी, और काम करेगी सिर्फ एयरफोर्स, क्योंकि विक्रांत जहां डिप्लॉय हो जाता है वो दिन में 400 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल चल सकता है, और मिग 29 जब टेक ऑफ करता है
या रफाल भी जब टेक ऑफ करेगा तो एयरफोर्स की छत्र छाया में टेक ऑफ करेगा। बाकी चाइना फ्रंट में अगर युद्ध होता है, छोटा सा युद्ध होता है, उसमें नेवी का रोल ऐसा हो जाता है कि चाइना के साथ जैसी टेंशन हो जाए एलएसी पर, यानी मैकमोहन लाइन पर, तो इंडियन नेवी का एक ही काम है कि समुद्र में स्ट्रेट ऑफ मलाका हो गया, वहां पर चाइनीज शिपिंग के लिए प्रॉब्लम। अगर एक कमांड चंडीगढ़ में बन रही है, थिएटर कमांड, फिर वो अगर चीन के साथ युद्ध है तो उस कमांड का क्या, उधर जो नेवी होगी उसका क्या रोल होगा? हाँ, देखिए, जहां तक लैंड वॉरफेयर है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, लैंड वॉरफेयर पाकिस्तान के साथ बोला तो जेएंडके, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां पर सब जगह पे नेवी का कोई रोल नहीं है। नेवी का रोल है कराची बंद कर दो, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दो। दूसरी चीज, अगर लैंड वॉरफेयर चाइना के साथ है तो चाइना के साथ जो लैंड वॉरफेयर है, अब हम बना रहे हैं, ओपन सोर्स है, लखनऊ में बना रहे हैं चाइना वाला थिएटर कमांड, वहां पर नेवी की जो प्रेजेंस है कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, तुरंत भारत सरकार बोलेगी, क्योंकि चाइना के साथ लड़ाई हो गई, थिएटर कमांड लखनऊ से लड़ रहा है, एयरफोर्स लड़ रही है, आर्मी लड़ रही है, तो नेवी जो है चाइना को तंग करने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का बंद कर दे, बे ऑफ बंगाल बंद कर दे, अरेबियन सी में चाइनीज जो कमर्शियल शिपिंग है उसको तंग करना शुरू कर दे। तो चाइना फ्रंट में उत्तर में होगी लैंड वॉरफेयर, जो कि एयरफोर्स और आर्मी करेगी, और दक्षिण में लड़ाई होगी। और एक चीज और बता दूं, भविष्य में चाइना के साथ भी जो युद्ध होगा, चाइना ने इंडियन आर्मी से डर के युद्ध नहीं करना है, ये सोचना गलत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्री। चाइना ने युद्ध इसलिए नहीं करना है भारत के साथ क्योंकि वो इंडियन एयरफोर्स से डरती है, ये सही बात है। ये चीज भारत सरकार को समझनी पड़ेगी, भारत सरकार के जो एडवाइजर हैं वो उनको समझना पड़ेगा। आर्मी को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। आर्मी जब लड़ती, आपने बोला ना तवांग, आपने बोला गलवान, हाँ आर्मी लड़ेगी, वहां क्या, एक बटालियन, एक ब्रिगेड, एक डिव लड़ लेगी, हमें मालूम है डिप्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड है, पीएलए को भी मालूम है डिप्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड, हमने तो गूगल में छाप ही दिया है कि हमारी आर्मी कहां कहां डिप्लॉयड है। इससे चीन की पीएलए डर के ये सोचना कि वो लड़ाई नहीं करेंगे, ये भ्रांति है। उनको डर ये है, इंडियन एयरफोर्स तिब्बत में घुस जाएगी 300 किलोमीटर और इंडियन एयरफोर्स चीन में घुस जाएगी 700 किलोमीटर, और उनके जो टारगेट 300 किलोमीटर और 400 किलोमीटर अंदर हैं, स्ट्रेटेजिक टारगेट, उनके उनको नुकसान, हार्बर्स, नेशनल हाईवेज, फैक्ट्रीज, रेलवे लाइन, मार्शलिंग यार्ड, टनल्स, उनके 4 लेन 6 लेन हाईवेज, हमने उनको इंटरडिक्ट करना है। इंटरडिक्ट शब्द है 700 किलोमीटर अंदर, 500 किलोमीटर, इसलिए वो एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स के डर से इंडिया पर हमला नहीं करेंगे। ये भारत सरकार को समझना पड़ेगा। ये भारत सरकार के जो एडवाइजर्स हैं डिफेंस मामले में, उनको सिविलियन एडवाइस, भारत सरकार के पास सिविलियन एडवाइजर्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को और होम को बताते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा। एयरफोर्स के खौफ से चाइना हम पर हमला नहीं करेगा। हम जाएंगे बॉम्बिंग करेंगे होतान, 400 किलोमीटर दूर है, हम जाके बॉम्बिंग करेंगे काश्तगार, 700 किलोमीटर दूर है, तो उससे चीन डर रहा है। हमारी आर्मी ने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर घुस के ही या तो रुक जाना है, जो भी है। जी ठीक है, ठीक है सर। लंबा वक्त मैंने आपसे लिया है आज, काफी चीजें आपने बहुत डिटेल से समझाई हैं। बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि लंबा वीडियो हो गया, एक आखिरी पॉइंट जो मेरे इसमें आ रहा है कि क्या हम, अमेरिका के पास थिएटर कमांड है, चीन ने थिएटर कमांड बना ली है, क्या हम उस देखा देखी चल रहे हैं? अगर शॉर्ट में इसे आप क्लियर करें तो। ये है नकली दिखावा। एयरफोर्स के पास है 30 स्क्वाड्रन, ठीक है, ये 30 स्क्वाड्रन आप बोलोगे भाई चलो 14-15 स्क्वाड्रन पश्चिम वाले को दे दो, जयपुर के थिएटर कमांडर को, और आप बोलोगे 30 में से 14-15 स्क्वाड्रन दे दो वो लखनऊ वाले को, चाइना थिएटर कमांडर को। ये समझना पड़ेगा कि जब एयरफोर्स लड़ती है तो आर्मी का एक कोर हेडक्वार्टर है पश्चिम अमेरिका और यूरोप और पश्चिमी सब जगह पर, रशिया में भी एक कोर हेडक्वार्टर को एक फाइटर स्क्वाड्रन दे दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जुमा जुमा 17 या 19 कोर हेडक्वार्टर हैं।
कोर हैं। इसमें से हमने 7, 8, 9 को पश्चिम में पाकिस्तान के साथ खड़ा किया हुआ है, 9 या 10 जी को पूर्व में चाइना के साथ खड़ा किया हुआ है। तो भाई जी 30 आर्मी को चाहिए क्या? हर कोर हेडक्वार्टर को तो हमने 1965 से 1971 से हर कोर हेडक्वार्टर के साथ एक नहीं, पश्चिमी फॉर्मूले से भी ज्यादा 2-2 फाइटर स्क्वाड्रन डेडिकेटेड दिए हुए हैं। वो कोर कमांडर के ऑफिस से एक हवलदार भी फोन करता है, हमारी एयरफोर्स टेक ऑफ करके चली जाती है। तो कोर कमांडर को प्रॉब्लम क्या है? दूसरी चीज देखो, ये समझनी पड़ेगी कि लड़ाई लड़ने के लिए आसमान को सिक्योर किया जाता है। कोई इंडियन आर्मी या पाकिस्तान की आर्मी, हमारी फौज पाकिस्तान पे हमला कर रही हो या चीन के साथ लड़ रही हो, पहले हमारी एयरफोर्स का काम है कि उनकी एयरफोर्स आके हमारे आर्मी के ब्रिगेड कमांडर या डिव कमांडर या कोर कमांडर के तंबू के ऊपर बम ना गिरा दे। बिल्कुल साहब। तो हमें आसमान साफ रखना पड़ता है उस 1 घंटे के लिए या उस 8 घंटे के लिए, वो एयरफोर्स की जिम्मेवारी है। तो जी उसके लिए एयरफोर्स के कमांडर को आर्मी से एक फोन आता है कि भैया कल सुबह छम जोरिया में मुनव्वर तवी के ऊपर लड़ाई है, सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक मुनव्वर तवी के ऊपर आप पाकिस्तान की एयरफोर्स को बाहर रखिए। एयरफोर्स की जी यूनिट चाहे वो अंबाला से हो, पठानकोट से हो, हलवारा से हो, आगरा से हो, वो एयर डिफेंस मिशन लेकर, हम बोलते हैं कॉम्बैट एयर पेट्रोल या हम बोलते हैं जी जी फाइटर स्वीप। तो 4 जहाज या तो कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए जाते हैं या 6 जहाज 8 जहाज जाते हैं फाइटर स्वीप के लिए, कि छम्मत जोरिया में भाई जमीन में वो मुनव्वर तवी में या धकमपेल होगी, सुबह 8 से लेके 12 बजे तक आर्मी के ऊपर पाकिस्तान वाला आके कोर कमांडर की तंबू में जी 2 रॉकेट में फायर करे। हम देखते हैं। तो आर्मी को चाहिए क्या? और इन पर आर्मी का कंट्रोल कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्योरली 100% एयर डिफेंस सॉर्टीज हैं। जी 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 इसको क्या कोई स्टाफ ऑफिसर जो थिएटर कमांडर के, कोई आर्मी का मेजर जनरल कंट्रोल कर लेगा? उसको तो मुश्किल। सुखोई 30 और मिग 29 में डिफरेंस नहीं मालूम। तो जी थिएटर कमांड में जो आर्मी का एक लेफ्टिनेंट जनरल बैठा है, वो क्या कैलकुलेट कर लेगा कि कहां पे 4 सुखोई 30 एयर डिफेंस मिशन के लिए भेजने हैं और कहां पे 12 सुखोई क्लोज एयर सपोर्ट मिशन के लिए भेजने हैं? आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल कैलकुलेट कर लेगा? राजेश, ऐसा नहीं है। जब यूरोप में वो उन्होंने थिएटर कमांड बनाया अमेरिका ने, चाहे वो पैसिफिक में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे सेंटकॉम में हो, घूम घूम चाइना में भी सेम है, चाहे उन्होंने थिएटर जी कमांड ताइवान की तरफ बनाए हो, हमारी तरफ, घूम घूम के एक बार आर्मी वाला थिएटर कमांडर बनता है। मेरा क्लोजिंग कमेंट, ओके घूम घूम के एक बार एयरफोर्स वाला कमांडर बनता है। अब तक भारत ने जितनी भी ज्वाइंट हमने बनाए हुए थे, ज्वाइंट सर्विसेज, आप कुछ भी बोले, इंटीग्रेटेड जो कि कुछ भी बनाए थे, मैं 10 चीजें गिनवा सकता हूं। आप पूछो, वहां घूम घूम के एक बार आर्मी का कमांडर बनता है, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल हो, चाहे मेजर हो, चाहे ब्रिगेडियर हो, चाहे कर्नल हो, और घूम घूम के एक बार एयरफोर्स का बनता है। दक्षिण में है नेवी के साथ, तो घूम घूम के एक बार नेवी वाला ही बनता है। मैं खुद एनडीए का हूं, हमें तो ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन नेशनल डिफेंस एकेडमी में कूट कूट के पीट पीट के सिखाया गया था। हमने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने एक साथ ट्रेनिंग की है। लेकिन एनडीए का कमांडेंट भी एक बार आर्मी का होता है, एक बार एयरफोर्स का होता है, एक बार नेवी का बनता है। तो थिएटर कमांडर बना रहे हैं, एयरफोर्स का कमांडर भी तो बनाओ अल्टरनेटली। देखो, अभी ओके इजराइल में लड़ाई हुई है, मैं आपको डेटा देता हूं। पिछले 7 महीने में जी इजराइल ने करीबन 7,000 टन गोला बारूद गिराया है हमास के ऊपर गजा में। इस 7,000 बिल्कुल सर टन बिल्कुल। में से 7,000 टन में से 6,500 टन इजराइल की एयरफोर्स ने गिराया है। इजराइल की आर्मी ने, यानी एग्री। आर्टिलरी ने, इजराइल की जी आर्टिलरी ने और इजराइल की टैंक ने कितने टन गोला बारूद भेजा, मारा है? 500 टन। इसका रीजन है, एयरफोर्स में हमारा एक छोटा सा भी अदना सा फ्लाइंग ऑफिसर 2 जहाज लेके जाता है ना, लीडर, तो वो अपने जी सुखोई 30 से लीडर होता है, फ्लाइंग ऑफिसर सीनियर, उसका नंबर 2 होता है, एक और सुखोई 30 में फ्लाइंग ऑफिसर जूनियर। वो अपने साथ 4 1000 पाउंड बॉम्ब लेते हैं, 4,000 टन एक फ्लाइंग ऑफिसर गिरा जी देता है। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल एग्री। आर्मी में आपका जो आर्टिलरी होती है, उसके एक गोले में कितना टीएनटी होता है बताओ? मैं बताता हूं। ये बड़े बड़े जो आर्मी ने तोप लगाए हुए 155 मिलीमीटर हॉविट्जर बड़े बड़े, इनमें एक एक गोले में जो टीएनटी होता है, उसका वजन होता है 20 किलो, 40 किलो। बिल्कुल पूरे गोले का वजन होता है 100 किलो, इससे 150 ज्यादा किलो। नहीं है।
टैंक आर्मी वाले दिन रात फायर करते रहते हैं। आईडीएफ दिन रात टैंक फायर कर रही है हमास के ऊपर, खान यूनिस में और अभी रफा में। एक टैंक के गोले में कितना टीएनटी होता है? पूरे गोले का ही वजन 8 किलो या 12 किलो होता है टैंक का, उसमें टीएनटी होता है 2 किलो या 4 किलो। इसके मुकाबले हमारा एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट 4 एयरक्राफ्ट लीडर जब जाता है रफाल लेकर, 4 जहाज, फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है 4 जहाजों का लीडर, उसके नीचे होते हैं 3 जूनियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट और 2 फ्लाइंग ऑफिसर। 4 रफाल जाके जब 500 किलो का गोला गिराते हैं, चलो छोटा वाला 250 किलो का गोला गिराते हैं, तो 4 एक रफाल में 4 रफाल 16 गिराएंगे। 16 इंटू 250 किलो, यानी 4000 किलो ऑर्डिनेंस गिराता है हमारा एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट। तो ये आर्मी वाले एयरफोर्स को अपने नीचे लेने के लिए क्यों व्यस्त हैं? कोई मुकाबला नहीं है फायर पावर ऑफ एयरफोर्स एंड फायर पावर ऑफ इंडियन आर्मी, फॉर दैट मैटर एनी आर्मी, यूएस आर्मी। इसीलिए नेटो में आप जाइए, वेस्टर्न यूरोप में जाइए, सेंटकॉम में आइए, पैसिफिक कमांड में जाइए, एक बार नेवी का बनता है कमांडर, थिएटर कमांडर, एक बार थिएटर कमांडर बनता है एयरफोर्स का। अब इनको समझ में नहीं आता भारत वालों को या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिविलियन है, क्योंकि उनकी एयरफोर्स में भी लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल होते हैं। अरे भाई वो यूएस एयरफोर्स का लेफ्टिनेंट जनरल है। नेटो का जो लेफ्टिनेंट जनरल समझो, वो लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल है या मेजर जनरल है, सेंटकॉम में लगता है मेजर जनरल है, भाई वो यूएस एयरफोर्स का लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल है। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में या एनएसए के ऑफिस में भी आधे सिविलियन जो एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उनको पता नहीं है। तो थिएटर कमांडर बना रहे हो, बनाओ, नदन थिएटर कमांडर बनाओ, वेस्टर्न थिएटर कमांडर बनाओ, एक बार आर्मी का बनाओ, एक बार एयरफोर्स का बनाओ, बनाओ तो सही। जी 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 सर जी, चलिए शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लंबा वक्त लिया है, बहुत कुछ आपने समझाया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे दर्शकों को ये चीजें समझ में आएंगी और समझेंगे वो कि आखिरकार क्यों थिएटर कमांड जरूरी है और क्यों नहीं है। ये हम उनके विवेक पे छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, जय हिंद। इसके लिए थैंक यू समय देने। चाहो तो इसके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 में बना देना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू। एक में लिख देना पार्ट 1, एक में लिख देना पार्ट 2। ओके, ठीक है सर, डन। दोनों में ही लिख देना कि ये सारा जो डिस्कशन है ये ओपन सोर्स डिस्कशन है। ठीक है सर। पता लगा कल इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया फॉर लीकिंग आउट। ओके सर, बाय, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू।